हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटैप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है गैसेस इन एटमॉस्फेयर पार्ट 2। है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसमें भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने टाइप्स की गैसेज है और कौन सी कितने परसेंटेज है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, कितने परसेंट है। पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट हमने कर लिया और आई होप आपने पार्ट नंबर 1 अच्छे से देखा होगा। तो पार्ट नंबर 2 को भी आपको लास्ट तक देखना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 हमें पूछ रहा है विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हम अब दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार एग्जाम में नाम नहीं दिया रहता है, फॉर्मूला दिया रहता है, तो उस तरीके से भी हमें तैयारी अपनी सारी करके रखना है। तो लाफिंग गैस हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, जिसे सूंघने से थोड़ा सा आपको जॉयफुल फील होता है, हैप्पी लगता है, थोड़ी स्माइल आ जाती है, लाफिंग गैस उसे कहा जाता है। लेकिन एक और गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला दिया रहता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि N2O रहेगा कि NO2 रहेगा। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारा N2O होता है, और NO2 में अभी आपको थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ एसिड रेन में। एसिड रेन भी आज आपको बताऊंगी, तो वहां पर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है? जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है, कोई पार्ट की सर्जरी करना पड़ता है, तो उसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अनकॉन्शियस करना पड़ता है, उसके लिए एनेस्थीसिया देते हैं। तो जो एनेस्थीसिया रहता है उसमें कौन सी गैस रहती है? लाफिंग गैस रहती है। एनेस्थीसिया में कौन सी गैस रहती है? लाफिंग गैस। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो लाफिंग गैस का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, या तो एनेस्थीसिया में कौन सी गैस यूज की जाती है वो आपसे पूछेगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S। सारे फॉर्मूले भी आपको पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा हो गया है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते। विच गैस इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है हमें पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्टिंग से पूरा एसिड रेन का कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जैसे कोई व्हीकल है, व्हीकल से जो गैस निकलती है, या जब आप कोल को बर्न करते हैं उसमें से जो गैस निकलती है, तो 3 टाइप की गैसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सबसे पहली होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, और सबसे ज्यादा यही रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको सीक्वेंस से बता रही हूँ। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड है। ये ज्यादातर जब कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, कोल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। दूसरे नंबर पर आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस जो है ज्यादातर सुपरसोनिक जो जेट्स जो रहते हैं, सुपरसोनिक जेट्स जो फ्लाई करते हैं, उसमें से जो गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहती है। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सारी गैसेस आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। अब ये गैसेस हमारे एयर में बाहर आ चुकी है, ये गैसेस एयर में आ चुकी है। अब एयर में क्या रहता है? वाटर वेपर रहता है। एयर में क्या रहता है? वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं। तो ये तीनों गैसेस क्या करती है? वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तीनों गैसेस क्या करती है? वाटर के साथ रिएक्शन करती है और एक एसिड फॉर्म कर लेती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। कौन सा एसिड बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। और सारे फॉर्मूले भी आपको याद रखना है, HNO3। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ये आपको याद रखना है। अब जब तीनों एसिड फॉर्म हो गए, ये रेन के रूप में नीचे गिरते हैं, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैस कंट्रीब्यूट कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड भी कर रही है,
सल्फर डाइऑक्साइड भी कर रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब ये एसिड रेन जब रेन के रूप में नीचे गिरते हैं तो क्या होता है, जब ये वाटर बॉडीज में मिलते हैं उनका पीएच जो है कम हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उनका पीएच क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो एसिड रेन का जो पीएच है, एसिड रेन का जो पीएच है वो ऑलरेडी कितना रहता है, 5.6 से कम रहता है, 5.6 से लेस रहता है, 5.6 से क्या रहता है, लेस देन रहता है। और अगर जब ये वाटर बॉडीज के साथ मिलते हैं तो इनका पीएच क्या होते जाता है, जो वाटर बॉडीज है एसिडिक होते जाती है। अगर कुछ चीज एसिडिक होती है इसका मतलब पीएच जो है कम हो रहा है, पीएच जो है वो 7 से लेस होते जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि एसिड रेन का जो पीएच रहता है 5.6 से लेस देन रहता है और अप्रोक्सीमेट 4.2 से 4.4 के बीच में रहता है। ये याद रखना है, पीएच पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो एसिड रेन है उसका पीएच 5.6 से कम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच गैस कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। सबसे पहला तो आपको ये पता रहना चाहिए, ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आ जाएगी, हमें स्किन कैंसर होगा, एनिमल्स को खतरा होगा, प्लांट्स को खतरा होगा, बहुत सारी बीमारियां होगी। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ओजोन लेयर कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। मैं पार्ट नंबर थर्ड में मैं आपको सारे लेयर्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी के लिए आपको याद रखना है, जो सेकंड नंबर की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पर ये ओजोन लेयर रहती है, अम्ब्रेला की तरह काम करती है, हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। लेकिन अब ये जो ओजोन लेयर है उसको भी खतरा है। ओजोन लेयर जो है वो क्या होते जा रही है, डिप्लीट होते जा रही है। उसकी जो थिकनेस है वो कम होते जा रही है। पहले वो मोटी थी, पहले कितनी मोटी थी, उसकी थिकनेस कितनी थी, 300 टू 500 डॉप्सन थी। 300 टू 500 डॉप्सन उसकी थिकनेस रहना चाहिए, उसकी मोटाई रहना चाहिए। लेकिन ये ओजोन लेयर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से उसकी थिकनेस कम होते जा रही है, 300 से कम होते जा रही है। और वहां पर होल दिखाई दे रहा है जिसे ओजोन होल कहा जाता है। और ओजोन होल सबसे ज्यादा एंटार्क्टिका साउथ पोल में दिखाई दे रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ओजोन लेयर किसकी वजह से डिप्लीट हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता कहाँ से है, जो आप फ्रिज यूज करते हैं, जो आप एसी यूज करते हैं, उसमें कूलिंग के लिए जो रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें से गैस रिलीज होती है, वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं कि कहीं पर जब आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर से क्या किया जाता है, उसको एक्सटिंग्विश किया जाता है। अब एक्सटिंग्विश जब कर रहे हैं तो जो फायर लगी है, जो आग लगी है, वो ऑक्सीजन की वजह से लगी है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, उसके ऊपर एक क्या कर देता है, एक ब्लैंकेट चढ़ा देता है, कवर चढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है। तो ऑक्सीजन तो नहीं होगी उसमें, इसका मतलब ऑक्सीजन तो नहीं होगी, तो ऑक्सीजन को काट देते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना है। जो बर्निंग होती है, जो आग लगती है, ऑक्सीजन की वजह से लगती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में अगर ऑक्सीजन होगा तो हमारी आग तो बुझेगी नहीं और बढ़ जाएगी। इसका मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में ऑक्सीजन नहीं हो सकती। तो ऑक्सीजन को काटने के लिए, ऑक्सीजन के सप्लाई को काटने के लिए उसका क्या लेना पड़ता है, ऑल्टरनेट चूज करना पड़ता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, ये याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसके आजू बाजू एक कवर फॉर्म कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग जो है बुझ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ पोटैटो चिप्स टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। आप जब चिप्स के पैकेट खरीद कर लाते हैं, आप देखते होंगे बड़ा सा पैकेट है, चिप्स एकदम कम रहती है, सारी उसमें हवा रहती है, सारी उसमें गैस भरी हुई रहती है, और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि इतना बड़ा पैकेट दिया है लेकिन चिप्स तो थोड़ी सी है। तो लेकिन उसमें गैस डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है।
चिप्स के पैकेट में, चिप्स का पैकेट अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं डाली जाएगी तो चिप्स की स्मेल है, चिप्स का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, चिप्स हमारी स्पॉइल हो जाएगी। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए, रेंसिड का मतलब क्या हुआ कि आपके चिप्स में एकदम ऑयली ऑयली आ जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसे रेंसिड कहा जाता है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमारे पोटैटो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। और रेंसिडिटी होती किसकी वजह से, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऑक्सीजन की वजह से रेंसिडिटी होती है। अब रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी मतलब है कि अगर आपने गलती से चिप्स का पैकेट खोला और कुछ समय के लिए आपने उसे नहीं खाया कि मैं बाद में खाऊंगा, और उसे कहीं पर आपने रख दिया, तो जो चिप्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसमें ऑयली ऑयली आ जाता है, यानी कि हमारी चिप्स रेंसिड बन गई है। तो रेंसिडिटी होती किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। और रेंसिडिटी रुकती किसकी वजह से है? नाइट्रोजन की वजह से। तो पोटैटो चिप्स में एक एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है, वो है नाइट्रोजन गैस, ताकि हमारी चिप्स खराब ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन एलपीजी? एलपीजी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में फुल फॉर्म नहीं आता है, आपको पता रहना चाहिए। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी क्या है? जो हम कुकिंग में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते, किचन में जो गैस का यूज करते हैं, वो एलपीजी गैस है। अब एलपीजी गैस को, उसमें उसके अंदर कौन सी गैसेस रहती है? 3 गैसेस रहती है, ये आपको याद रखना है। तो एलपीजी के अंदर सबसे ज्यादा होती है ब्यूटेन, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर होती है ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H10। सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। दूसरी गैस एलपीजी के अंदर होती है प्रोपेन। दूसरी गैस कौन सी होती है? प्रोपेन, C3H8। मीथेन नहीं होती, उसका फॉर्मूला है CH4। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, वो वाली गैस नहीं रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, एक और गैस रहती है, मैंने कहा 3 गैस, यहाँ पर मैंने आपको 2 बताया है। सबसे ज्यादा ब्यूटेन हो गया, दूसरे नंबर पर प्रोपेन हो गया, और तीसरे नंबर पर होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। ये इथाइल मरकैप्टन क्यों डाला जाता है? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इथाइल मरकैप्टन एलपीजी के अंदर क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये जो ब्यूटेन है और ये जो प्रोपेन है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती है। तो आप देखना कि कई बार अगर आपकी गैस लीक होती रहती है तो आपको दूसरे रूम में भी उसकी स्मेल आती है। वो जो स्मेल आ रही है, ताकि आपको जाकर गैस का नॉब बंद करना है, वो हमें इथाइल मरकैप्टन बताता है। तो इथाइल मरकैप्टन एलपीजी के अंदर क्यों डाला जाता है? स्मेल के लिए, ताकि आप स्मेल को डिटेक्ट कर पाए और एलपीजी जो लीक हो रही है उसको पता कर पाए और जाकर बंद कर दे। तो यहाँ पर एलपीजी के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे? 3 गैसेस रहती है, उसमें से 2 हमें ऑप्शन में दिया है, इसलिए हमने आंसर किया मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच गैस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज ड्राई आइस इन सॉलिड फॉर्म? ठीक है, अब ड्राई आइस की बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्राई आइस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है गैस के फॉर्म में रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अभी गैस के फॉर्म में है। तो जब गैस में बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, आपको पता है कि गैस कंप्रेस हो सकती है। गैस जो है कंप्रेसिबल है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उसे कंप्रेस किया जा सकता है, तो गैस कंप्रेस होती है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में बदलते जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के फॉर्म में थी, अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में बदल जाएगी। तो जब गैस सॉलिड में बदलता है, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? डिपोजिशन कहा जाता है। और जो ये सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यही हमारा क्या है? ड्राई आइस है। यही हमारा क्या है? ड्राई आइस है। तो हमें बोल रहा है कि कौन सी गैस जो है उसे ड्राई आइस कहा जाता है? सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को कहा जाता है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच गैस इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस एक फ्यूल है, बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बायोगैस जो है उसमें कौन सी गैस जो है प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होती है? वो है हमारी मीथेन गैस। ये याद रखिएगा, मीथेन गैस के लिए बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। वो क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है कि कुछ गैसेस ऐसी है जो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। अब टेम्परेचर को कैसे बढ़ाएगी? सन की हीट जो आ रही है उसको भी अपने अंदर रख लेगी और अर्थ की हीट को भी बाहर नहीं जाने देगी। तो सन की हीट और अर्थ की हीट मिलकर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो वो ग्रीन हाउस गैस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मीथेन हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो मीथेन के बारे में याद रखना है कि मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और सबसे ज्यादा राइस फील्ड से, सबसे ज्यादा ये राइस फील्ड से बाहर निकलती है, ये आपको याद रखना है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा बायोगैस का क्या है? मीथेन गैस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस? अब देखिए, वीनस, वीनस जो प्लेनेट है, वीनस जो प्लेनेट है सेकेंड नंबर का प्लेनेट है हमारे सोलार सिस्टम में। सेकेंड नंबर का जो प्लेनेट है वो वीनस है और वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि इसका शेप और साइज बिल्कुल अर्थ की तरह है। तो ये दो बातें आपको पता चल गई। अब जो वीनस है सबसे गर्म प्लेनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म प्लेनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि टेम्परेचर को बढ़ाने का काम ग्रीन हाउस गैसेस करती है। तो वैसे ही वीनस में एक ग्रीन हाउस गैस जो है वो सबसे ज्यादा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर सबसे ज्यादा है, जो क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और इसीलिए वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सन के ज्यादा पास तो मर्क्यूरी है, सन के ज्यादा पास तो क्या है? मर्क्यूरी है। तो वो सबसे गर्म होगा, वो सबसे हॉटेस्ट होगा, लेकिन ये गलत है। ये गलत कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड नंबर पर आता है वीनस। वीनस जो है वो सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, एक तो सन की हीट की वजह से और साथ साथ वहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है और वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो ये आपको याद रखना है कि वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच गैस इज यूज्ड टू डिटेक्ट लीक इन पाइपलाइंस? पाइपलाइंस आपने देखी होगी, पाइपलाइंस में कभी लीक हो जाता है, वो लीक को पता करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस He, और ये सबसे, या मैं कह सकती हूँ सबसे लाइटेस्ट है, इसका जो वेट रहता है लाइट रहता है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये हल्की है और इससे पता चल जाता है कि पाइपलाइन में कहाँ पर लीक है, इसके एयर में कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। ठीक है, तो यह आपको याद रखना कि लीक में, पाइपलाइंस के लीक में पता लगाने के लिए हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी गैसेस के बारे में पढ़ा है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी हमने देखे हैं। पार्ट नंबर 3 में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 3 को भी आपको ज्वाइन करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। तो ये क्लास हमारी यहीं तक थी। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।